हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोलॉजिक। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रियल नंबर्स टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 10th का आपका सबसे पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। और इस टॉपिक को जो हम फोकस करने वाले हैं वो हमारा फोकस रहेगा क्लास 10th एंड फर्दर हम इसको आगे देखेंगे NTSC के लिए। तो जो बच्चे कंपिटिटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं अभी से, जैसे उन्हें IIT JEE में जाना है या फिर और आगे दूसरे NDA वगैरह की KVPY की कोचिंग करनी है, तो उन्हें बहुत ज़रूरी होता है कि वो 9-10 के लेवल पे NTSC के लिए प्रिपेयर करें। तो हमारा यहाँ पर जो मेन एम रहने वाला है वो हम टारगेट करने वाले हैं क्लास 10th को, जो कि बोर्ड को बच्चे देने वाले हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पर NTSC को भी टारगेट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पर पूरी जो NCERT है या फिर कोई अदर रेफरेंस बुक है उसको पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करवाने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पर ध्यान दिलवाऊंगा। और उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है या फिर आपकी NCERT से है या फिर NCERT एग्जाम्पलार से या फिर RD शर्मा, RX अग्रवाल, किसी भी दूसरी बुक से है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों बात करें इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आप लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। आप लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पहले पढ़ा है और आपने पढ़ा है क्लास 9th में किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, है ना। अगर मैं आपको छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊं, अगर ये मान लीजिए आपका सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसके बाद आपको अगर इसमें 0 आप ऐड कर देते हैं इस कलेक्शन में, तो आपको होल नंबर्स मिल जाते हैं। और इसमें अगर आप नंबर्स नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? इंटीजर्स मिल जाते हैं। और इंटीजर्स के साथ आप अब अगर इसमें P/Q फॉर्म के, जहां पर Q जो है आपका नॉन नेगेटिव नंबर है, अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपको यहां पर Q यानी कि रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं। और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, जो खाली जगह है यहां पर इस सर्कल के अलावा, जो ये शेडिंग वाला रीजन है, इसमें कौन से नंबर्स हैं आपके? यहाँ पर आपके हैं इरेशनल नंबर, जिसे हम QC यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके इरेशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल, ये जो बड़ा सर्कल है इसके अंदर, और इरेशनल यानी कि सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर्स है वो कैसे हैं? इरेशनल हैं। तो इन नंबर्स को मिला के जो पूरा कलेक्शन आपका बनता है, इसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो ये नंबर्स हमने पढ़े हैं पहले, हमें इनके बारे में नॉलेज है और इस नॉलेज को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो हमारे इस टॉपिक का मेन फोकस जो रहने वाला है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या फिर आप इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। तो चलिए, क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो उससे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम नंबर्स की बात करने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल हैं, एकदम आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। मैं हमेशा बच्चों को इसी बात पर एम्फेसाइज करता हूँ कि आप बेसिक पढ़िए। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो वन बाय वन हम इन प्रॉब्लम यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास क्या है? +-1 डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है A, तो जो 1 है वो A को डिवाइड करेगा। जिस जो हमारे पास यहाँ पे खड़ा जो लाइन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिवाइड्स। तो पहले वाला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 डिवाइड्स A एज वेल एज -1 डिवाइड्स A। तो हमारे पास ये है। तो ये जो आपका 1 है या फिर -1 है, जहां पर A कोई इंटीजर होगा। इंटीजर यानी कि आप लोगों को पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जो है आपके I से, इसको हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास डॉट 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 बात करें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो A की वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकती है और 1 या फिर -1 इन सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर नंबर 2 हमारे पास क्या प्रॉपर्टी इज 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर A, यानी कि हम 0 को किसी भी नंबर A टाइप के नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और ये वैलिड है। आप 0 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं, और हर बार जो है आपको आंसर क्या मिलता है? आंसर आपको 0 मिलता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेकंड है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी सेज
जीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, यानी कि जीरो से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिवीजन, ये बात आप ध्यान से इसको रखें अपने अंदर, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। जो आप लोग लिखते हैं कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट क्या है? आपका एक क्वांटिटी है जो बहुत बड़ी है, जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमने उसको एक सिंबल दे दिया इन्फिनिटी। तो जीरो से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पर आपको एक अनडिफाइंड नंबर मिलता है, आपको इन्फिनिटी मिलता है। ये रीजन है हमारे पास। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 भी हमारे पास सेम ऐसा ही है कि इफ a इज non-zero integer and b is any integer, then a divides b implies a divides minus b and minus a divides b and minus a divides minus b। यानी कि हम अगर a जो है b को डिवाइड करता है तो नेगेटिव टाइम्स a b को डिवाइड करेगा, a नेगेटिव टाइम्स b को डिवाइड करेगा, नेगेटिव a नेगेटिव b को डिवाइड करेगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है, इसको मिलाकर जब आपने लिखा था +-1 डिवाइड्स a, एंड हमने क्या करा, a डिवाइड्स b, इन दोनों को कंबाइन किया और ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे 4 नंबर मिल जाती है। 5 नंबर की बात करें, 4 को हमने इन शॉर्ट यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है वो 5 नंबर होगा, तो इसको हमने 5 नंबर प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से लिख दिया है। सेम प्रॉपर्टी है, कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर a b को डिवाइड करता है और b a को डिवाइड करता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, एंड दिस सिंपली मीन्स दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर कैसे हो सकते हैं? बराबर इस तरीके से हो सकते हैं कि a या तो -b के बराबर होगा या फिर a जो है वो +b के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू +-b या फिर b इज इक्वल टू +-a। तो ये हमें यहाँ पर एक कंक्लूजन मिल जाता है इस प्रॉपर्टी नंबर 5 से। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो ये भी इसी तरह से है कि अगर a जो है वो b को डिवाइड करता है एंड a जो है वो c को डिवाइड करता है। हमारे पास अब की बार डिवाइजर दोनों में सेम है, आप देख सकते हैं a है हमारे पास, तो जो a है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को डिवाइड करेगा। a b प्लस c को भी डिवाइड करेगा और a b माइनस c को भी डिवाइड करेगा, और साथ साथ a जो है आपका वो b टाइम्स x, अब x क्या है आपका -1 हो सकता है, -2 +1 +2, इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये डिवीजन के कुछ रूल्स हैं। और लास्ट जो है हमारे पास 7 नंबर, वो ये है कि इफ a and c are non-zero integers and bd are any two integers, then a divides b and c divides c implies ac divides bd। यानी कि अगर कोई नंबर हमारे पास 2 है, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, हमारे पास 3 नंबर है, 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो इसने कहा इन दोनों से मिलाकर कि 2 into 3 जो है वो डिवाइड करेगा 4 into 6 को। आप चेक कर सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है, 4 6 जा 24, तो 6 जो है 24 को डिवाइड करता है, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड करता है। और नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है AC डिवाइड्स BC इम्प्लाइज A डिवाइड्स D। यानी कि अगर 6 24 को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो आपका, इसके अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 into 12 लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 जो है 12 को डिवाइड करेगा। इसी तरह से हमारे पास इसका उल्टा है, यहाँ पर हमने क्या करा कि C और हमने A को मल्टीप्लाई कर दिया तो AC डिवाइड्स BD, और यहाँ पर क्या करा, उल्टा कर दिया कि अगर AC डिवाइड्स BD है BC है तो A जो है वो आपका D को डिवाइड करेगा, यानी कि कॉमन चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं C दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, A डिवाइड्स B होगा, यहाँ पर ये A डिवाइड्स B होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा क्या है? यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था कि हम मेनली किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, किस हेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, वो है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चों, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है और कैसे इसको हमें समझना है। तो बेसिक की अगर बात करें, बेसिक चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहली बात, आप एक एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 12 एक नंबर है, ठीक है, और मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 से। तो जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 से 4 टाइम्स आपको 12 मिला और रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो इसको हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इसको, डिवाइजर। दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। और ये आपका क्या है, ये आपका कोशेंट है, दिस इज कोशेंट, एंड दिस 0 इज द रिमाइंडर एंड दिस 12 इज द डिविडेंड। ये 12 क्या आपके पास, डिविडेंड है। तो ये सभी को पता होंगी चीज़। अब मैंने यहाँ पे इसको क्यों लिखा है, द रीजन बिहाइंड इज
कि जो हमारे पास डिवीज़न लेमा है ये इन चारों चीज़ों से मिलकर बना है। तो अब आप देख सकते हैं इस 12 को मैं लिख सकता हूँ, 12 इसमें सबसे बड़ा नंबर है। एक चीज़ हम देख सकते हैं कि 12 जो है हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है। दिस 12 कैन बी रिटन एज 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 प्लस 0। 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 प्लस 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम लिख पा रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम काम कर पा रहे हैं और यही चीज यूक्लिड ने कही थी। एक्चुअली ये चीज यूक्लिड ने नहीं कही थी, यूक्लिड से पहले भी डिवीजन एल्गोरिथम लोगों को पता थी उस टाइम पर, लेकिन जो हमें रिटन प्रूफ मिलता है वो यूक्लिड की जो एलिमेंट्स बुक है उसी के अंदर मिलता है, जो आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। वहां पर बताया गया था कि यूक्लिड ने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स। तो जो तब तक के टाइम का जो भी नोन वर्क था मैथ्स के फील्ड में, ज्योमेट्री के फील्ड में, यूक्लिड ने उसको कलेक्ट किया और एक बुक पब्लिश की, इसका नाम दिया गया एलिमेंट। तो ये काम पहले से नोन था, लेकिन यूक्लिड ने उसको कलेक्ट किया और अपने नाम से उसको पब्लिश कर दिया। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर जो चीजें लिखी हुई हैं ए बी आर बी, ये सब का क्या मतलब है। तो अब मैं सेम पैटर्न पर इन चीजों को लिखने वाला हूं। डिविडेंड हमारे पास क्या है? ए है, एंड डिवाइजर हमारे पास बी है, कोशेंट हमारे पास क्यू होगा और रिमाइंडर हमारे पास आर होगा। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारी बन जाती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं a एंड b, इस तरह से है कि a जो है वो b से बड़ा है, तो हम a को लिख सकते हैं b टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज हमने यहां पे लिखी है कि a को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b टाइम्स, यानी कि डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारी बन जाती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आप अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस एग्जांपल को आप याद रखेंगे, तो आई होप आप इस डिवीजन लेमा को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब बात करते हैं आर की कंडीशन के ऊपर। तो आर की कंडीशन क्या होगी, इसको भी आप इसी एग्जाम्पल से देख सकते हैं या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 15, तो अगर आप 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 एंड रिमाइंडर मिला 1। तो अब की बार हमें रिमाइंडर 1 मिला, तो आप मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिमाइंडर की वैल्यू 2 से यानी कि डिवाइजर से बड़ी हो जाए और रिमाइंडर की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिमाइंडर हमारा कम से कम 0 हो सकता है और मैक्सिमम आपका डिवाइजर से बड़ा हो सकता है। तो ए और बी की टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटी रहेगी। तो along with this condition, this expression a is equal to bq plus r is called Euclid's division lemma। तो ये हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहलाता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। बाकी जो हमें क्वेश्चंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं इस एल्गोरिथम के बारे में। तो एल्गोरिथम क्या है हमारे पास? क्लास 10th में हमारे पास सिर्फ एक ही एल्गोरिथम है यूक्लिड की, वो है इस एल्गोरिथम की हेल्प से किसी भी दो नंबर्स का HCF फाइंड करना। क्या करना? किसी भी दो नंबर्स का HCF फाइंड करना। तो अब तक आप लोगों ने HCF फाइंड करना सीखा होगा, लॉन्ग डिवीजन जो है आपका, एक्चुअल डिवीजन करके आप किसी भी दो नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो भी एकदम सेम प्रोसीजर है जो अब तक आपने पढ़ा है, जो आपने अब तक पढ़ा है ये सेम प्रोसीजर है। लेकिन फर्क कितना है? फर्क इतना है, सिर्फ लिखने का फर्क होता है, सिर्फ लिखने का फर्क है, बाकी प्रोसीजर आपका पूरा का पूरा सेम है। मैं आपको स्टेप्स को एक बार क्लियर कर देता हूं। क्या है? अब आपके पास दो नंबर्स होंगे तो दो नंबर में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तभी आप उसका HCF फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं ए जो है आपका बड़ा नंबर है, बी आपका छोटा नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो हम लिख पाएंगे फिर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और चेक करेंगे कि r की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है या फिर कोई और नंबर है। अगर r की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये वाला स्टेप फिर से एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 क्या है, आप डिवाइड करेंगे a को b से और चेक करेंगे रिमाइंडर आपका 0 है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा b है, अब की बार जो b है और जो लास्ट टाइम का हमारा r बचा था उसके साथ हम फिर से वही सेम काम करेंगे जो हमने स्टेप 1 में किया था। यानी कि पहली बार का जो डिविडेंड था वो हट जाएगा, सिर्फ डिवाइजर और रिमाइंडर बचेंगे।
तो जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट केस में, और रिमाइंडर आपका बन जाएगा डिवाइजर। तो सेम काम हम इसके साथ करने वाले हैं, क्योंकि b बड़ा होगा r से, हम लिख पाएंगे b इज इक्वल टू r टाइम्स Q1 प्लस R1। ऐसा लिख सकते हैं कि जब आप r से डिवाइड करेंगे b को तो आपको क्वोशेंट Q1 मिल रहा है और रिमाइंडर आपको R1 मिल रहा है। इसको आप चेक करेंगे और चेक करेंगे r की वैल्यू 0 है या नहीं है। अगर r की वैल्यू 0 नहीं है, फिर से क्या करेंगे, जो आपका r था पिछली बार वो आपकी बार डिविडेंड बन जाएगा, और जो लास्ट टाइम आपका रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर बन जाएगा, और हमें कुछ नया क्वोशेंट Q2 मिल जाएगा और रिमाइंडर हमें R2 मिल जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि R2 हमारा 0 है या नहीं है। अगर नहीं है, फिर से हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे, R1 हमारा डिविडेंड बन जाएगा और R2 आपका बन जाएगा डिवाइजर, तो R2 टाइम्स Q3 प्लस रिमाइंडर R3। फिर से चेक करेंगे R3 की वैल्यू 0 है या नहीं, और जैसे ही R3 की वैल्यू 0 मिल जाएगी उसी स्टेप पे हमें स्टॉप कर देना है, हमें रुक जाना है। और इससे पहले वाले जो स्टेप में हमारा रिमाइंडर था, जहां पे जैसे ही आपका R की वैल्यू 0 आई, लास्ट स्टेप में जो आपकी R की वैल्यू थी वही आपका HCF होगा। तो इन तीनों स्टेप्स का जो कंक्लूजन है वो यही है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे लिख के समझाया है। मतलब हमें इस लेमा को बार बार रिपीट करना है, राइट। तो इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे अभी यहाँ पर, और मैं इसको रिलेट करूंगा किस तरह से आप पहले जो सॉल्व करते थे वो चीज़ और ये चीज़ एकदम सेम है। ओके, चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576, यानी कि 4052 एंड 12576 का हमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, देखिए आप जब पहले प्रीवियस क्लासेस में आप क्या करते थे, आप 4052 से डिवाइड करते थे 12576 को। जब डिवाइड करते थे आप चेक करेंगे कितनी बार जाएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स जो है डिवाइड हो रहा है और कुछ रिमाइंडर बचने वाला है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 2 6, 3 5 15 एंड 3 4 12, ये मिलेगा आपको। और जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर 420 बचेगा। इससे आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस नंबर था, जो प्रीवियस डिवाइजर था, उसको आप यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो 4052 को आप डिवाइड करेंगे 420 से, अब चेक करेंगे कितनी बार जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका 9 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं आप इसको, तो 900, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 4 जा 36, 137, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सब्ट्रैक्ट करने पर आप देखते हैं यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 272 मिल रहा है, और आपके पास जो है यहाँ पर 272 मिल गया। अब इस 272 से आप डिवाइड करेंगे किसको, जो प्रीवियस आपका डिवाइजर था 420, यही तो कर रहे हैं आप अब तक यही करते आ रहे हैं, आप इसको कैरी करते हैं जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के, जो हमारा एल्गोरिथम है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है हमारा, since this number is greater than this number, therefore we will apply the division lemma. Therefore 12576 is equal to 4052, देखो 4052 times 3 plus remainder is 420, so 4052 times 3 plus 420, ये हमने स्टेप यहाँ से सेम जो हमारा फर्स्ट स्टेप था इसको हमने यहाँ से कॉपी करके इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। Now come to the step number 2. Since the remainder is not 0, 420 is not equal to 0, so we are going to repeat the step again. So 4052 will be the dividend now and 420 will be the remainder now. So we are going to divide this 4052 by 420 and we can write 4052 is equal to 420 times 9 plus 272, as 272 is the remainder and again 272 is not equal to 0. Therefore we are again going to repeat this step and we are going to repeat all these steps until we get the answer 0, right। तो आप आई होप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आपने लॉन्ग डिवीजन किया था इसी को आगे आप प्रोसीड करके 1 बाय 1, देखो ये स्टेप यहाँ पे मैच कर रहा है आपका, ये स्टेप आपका इस स्टेप को मैच कर रहा है, ये स्टेप आपका इस स्टेप को मैच करेगा। जब तक आप स्टेप्स करते जाएंगे एक एक स्टेप आपका यहाँ पे जुड़ता जाएगा और आपका मैच करता रहेगा और आपको फाइनली आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ एक रिमार्क्स की यहाँ पे बात करते हैं। रिमार्क्स क्या है बच्चों, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और जो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बात करें तो
तो हम एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से बुला सकते हैं। लेमा को आप एल्गोरिदम कह सकते हो, एल्गोरिदम को आप लेमा कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात को आप खासकर ध्यान में रखेंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2 इज ये है हमारे पास कि जो हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो हमारे पास डिवीजन लेमा है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मुझे लिखना है -12 और 3 के लिए मुझे लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स -4 प्लस 0। तो यहाँ पर हमने इसको देखा, हमने इसको नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी यूज़ कर लिया। तो ये जो आपका डिवीजन लेमा है ये पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी यूज़ होता है। तो ये दो रिमार्क्स थे जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है ये आपका पूरी की पूरी एनसीईआरटी से एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको पॉज करके यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर जो एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है वो चीज़ यहाँ पर ये कि आपको पता कैसे लगाना है, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों, वो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि हमें इसमें HCF लगाना है या फिर हमें LCM फाइंड करना है। क्योंकि हमारे इस चैप्टर में LCM की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी और हमें HCF की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। तो कैसे हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम में हमें HCF फाइंड करना है या फिर LCM फाइंड करना है? तो मैं आपको कुछ यहाँ पर एक रामबाण, एक दवाई दे रहा हूँ मैं आपको, आप दवाई समझ सकते हैं इसको, कि आपको पता कैसे लगाना है। आप पहले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप उसको समझेंगे। आप अगर उसको समझ पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपका काम बन गया और आप उस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम की बात करता हूं, इसको पढ़ते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं क्या निकलता है ना। सबसे पहले कहा गया अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि कुछ काजू बर्फी हैं, कुछ बादाम बर्फी हैं, और जो ओनर है उस शॉप की वो क्या करना चाहती है, उसको इस तरह से अरेंज करना चाहती है, इस तरह से स्टैक करना चाहती है कि वो बर्फियाँ जो हैं कम से कम स्पेस में आ जाए। तो यहाँ पर मैं एक ट्रे बनाता हूँ आपके सामने, देखिए कुछ इस तरह की ट्रे है। मान लीजिए वो स्टैक यहाँ पे करना चाहती है, तो वो चाहती है कि इतने कम से कम एरिया में यहाँ पर बर्फियाँ जो हैं स्टैक हो जाएं, एक के ऊपर एक लगा के इस तरह से स्टैक करना चाहती है वो इनको। तो मतलब क्या, वो कम से कम जगह में करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन द लीस्ट पॉसिबल एरिया, मतलब क्या हुआ, कम से कम। तो जब आप बात करते हैं कम से कम की, तो आपके पास क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं बच्चों को हमेशा यही बताता हूं जब मैं पढ़ाता हूं कि जब कभी भी मैक्सिमम की बात करे और आपसे हाईएस्ट की बात करे, आपसे ग्रेटेस्ट की बात करे, ठीक है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे एचसीएफ की, हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। और जब कभी भी लीस्ट की बात करे, ये तो नाम से क्लियर है, लीस्ट की बात करे, स्मॉलेस्ट की बात करे, ठीक है, शॉर्टेस्ट की बात करे, कम से कम चीज़ों की बात करें, तो हम क्या बात करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे कहा है इसने कि दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, तो आपको लगा होगा कि यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है बच्चों, अभी पूरा काम अभी हुआ नहीं है। उसने कहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ दिस पर्पस। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, ये बर्फीज होंगी, नंबर ऑफ बर्फीज ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ फॉर दिस पर्पस। तो मतलब ये हुआ कि हमें बर्फीज प्लेस करनी है और हमें कम से कम एरिया। अब ध्यान से देखिए, जब एरिया कम से कम होगा तो एक स्टैक के अंदर बर्फियां जो है वो मैक्सिमम होंगी, तभी तो एरिया कम होगा। आप इस तरह से बर्फियां प्लेस कर रहे हो, एक बर्फी, इसके ऊपर एक और बर्फी, इसके ऊपर एक और बर्फी, इसके ऊपर एक और बर्फी। मैं दूसरा स्टैक लगाया, एक बर्फी, दूसरी बर्फी, तीसरी बर्फी, चौथी बर्फी। अगर मैं 4-4 बर्फी रखूंगा तो मुझे एरिया ज़्यादा लगना पड़ेगा। अगर मैं 5-5 बर्फी रखता हूं तो मुझे एरिया कम लगाना पड़ेगा। मतलब एरिया हमें कम करना है तो बर्फी जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ स्टैक करनी है। मतलब मैक्सिमम बर्फी की हम बात कर रहे हैं एक स्टैक के अंदर, यानी कि हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको,
हमें क्या फाइंड करना है, हमें HCF फाइंड करना है। तो आप 420 एंड 130 का HCF इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास यूक्लिड एल्गोरिथम है, देख सकते हैं आप। जब आप 420 को डिवाइड करेंगे, 420 को डिवाइड करेंगे आप लोग 130 से, तो आपका डिवाइड होगा 3 टाइम्स 390 और आपके पास बचेगा 30 से डिवाइड करेंगे आप 130 को 4 टाइम्स डिवाइड होगा, आपको मिलेगा 120 और 120 10 बचेगा आपके पास, 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 10 3 जा 30 एंड रिमाइंडर 0, यानी कि 10 इज द HCF, है ना। तो यहाँ पे हम इसी तरह से इसको प्रोसीड करेंगे। 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30, ये लिखा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। तो हमें हर एक स्टैक में 10 बर्फीज को रखना पड़ेगा टू गो अकॉर्डिंग द क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। HCF कब होगा, जब मैक्सिमम की बात करेगा, हाईएस्ट की बात करेगा, ग्रेटेस्ट की बात करेगा। और LCM कब होगा, जब लीस्ट की बात करेगा, स्मॉलेस्ट की बात करेगा, कम से कम चीज़ों की बात करेगा, तो आप LCM की बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इनको डिस्कस करते हैं और समझते हैं किस तरह से हमें इन चीज़ों को अप्लाई करना है। तो हमारा बेसिक जो था यूक्लिड्स एल्गोरिथम का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम है, मैं आपको इसके लिए सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो हमारे पास देख सकते हैं 225 जो है इज ग्रेटर देन 135। 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी कि दिस इज A एंड दिस इज B। तो आप A को डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है 225, ये भी आप कर सकते हैं लेकिन रफ पेज पे। ये आप कहाँ कर सकते हैं, रफ पेज पे कर सकते हैं और फिर यहाँ से डेटा को उठा के यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आप देख सकते हैं कि 1 टाइम ही जाएगा सिर्फ डिवीजन। तो 135 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50, 12 माइनस 3 इज 9, 90 मिल गया। 90 से डिवाइड करेंगे हम 135 को, हमें मिलेगा 91 जा 90 एंड आपको बचा 45 से डिवाइड करेंगे 135 90 को, तो 45 2 जा 90, रिमाइंडर आ गया 0। अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको। देयरफॉर हम लिखेंगे 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू कितनी बार गया था 1 टाइम्स, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना है 90, ये हमने लिखा। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब क्या है, जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो 135 इज इक्वल टू जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर 90। कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 टाइम डिवाइड हुआ, तो प्लस कितना बचा आपके पास, रिमाइंडर कितना था 45 लिख दीजिए यहाँ पर इस तरह से। अब हमारे पास क्या देखिए 90 यहाँ पर आएगा और 45 आपका डिवाइजर बन जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आपका 0 बन गया। देयरफॉर HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू कितना है, लास्ट केस में आपका रिमाइंडर कितना था 45 और यही आपका HCF बन जाएगा 135 एंड 225 का, राइट। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी तरह से आप इस सेकंड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये काम आपको रफ पेज पर करना है। कहाँ करना है, रफ पेज पर करना है, क्योंकि हमें तो यूक्लिड्स डिवीजन के तरीके से पूछा था, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ये करेक्ट वे है, ये आपका रफ पेज पे करना है, लेकिन डेटा आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि आप जब बड़े बड़े नंबर्स आपके सामने होंगे तो आप डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसा नंबर, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर, जो 2053 को डिवाइड करता है, 967 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर्स क्या देता है। जब वो डिवाइड करता है 2053 को, रिमाइंडर बचता है 5, और जब 967 को डिवाइड करता है रिमाइंडर बचता है 7, रिमाइंडर 7 बचता है उस टाइम पे। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आपके सामने में एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल ये है, जब आप 3 से डिवाइड करते हैं 17 को, देखिए ध्यान से इसको, जब आप 3 से 17 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 5 जा 15 एंड रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2, क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है 2 से, तो ये रिमाइंडर आपका बन जाएगा। यहाँ पर डिवीजन इसके बाद पॉसिबल नहीं है, रिमाइंडर 2 आ गया। अब अगर मैं इस 17 में से इस रिमाइंडर को हटा दूं, क्या मिलेगा मुझे 15। तो क्या ये 15 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 5 जा 15, यस इट इज परफेक्टली डिविजिबल। मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है इसको अगर मैं नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नंबर मुझे क्या मिलेगा, 2053
-5 इज इक्वल टू ये मिल जाएगा 2048। और ये जो नंबर है मेरे पास 967, इसमें से मैं अगर 967 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं मुझे मिलेगा 960। अब ये जो नंबर हैं ये नंबर उस एक नंबर से परफेक्टली डिविजिबल है, यानी कि अब क्या करना है हमें, अब हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है, जो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप क्या करेंगे, आप इसमें 2048 को डिवाइड करेंगे पहले 960 से, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे इसको तो आप देख सकते हैं 2 टाइम्स डिवीजन होगा तो 960 आपको 0 मिलेगा, 0 इंटू 2, 2 6 जा 12, कैरी 1, 9 2 जा 18, 1 19, ये आपको मिला। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 2 1, 128 आपके पास रिमाइंडर मिला। अब 128 से आप 960 को डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं 7 टाइम्स आपका डिवीजन होगा यहाँ पर, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 12 7 जा 84 5 89, ये हमें मिलेगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, एंड यहाँ पे आपका 15, 15 माइनस 9 इज 6, और आपके पास 64 बचा। अब यहाँ 64 से 128 को डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो आपको 128 मिल गया और ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो हम इसको इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, देयरफॉर HCF ऑफ 2048, 960 इज, आप निकालिए, 2048 इज इक्वल टू 960 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर इज 128, राइट। फर्स्ट स्टेप से हमने लिखा है इसको, अब सेकंड स्टेप की बारी है। तो 960 इज इक्वल टू 128 इंटू 7 प्लस 64 इज द रिमाइंडर। नाउ थर्ड स्टेप, it is 128 is equal to 64 into 2 plus remainder is 0, therefore HCF is the remainder of previous step, यानी कि HCF of 2048 and 960 is equal to कितना है, 64 है, ये हमारे पास आ गया। तो 64 एक ऐसा नंबर है जिससे आप अगर 2053 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, 967 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 मिलेगा। तो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर जो जिससे डिवाइड करने पर आपको जो कंडीशन है क्वेश्चंस की वो फुलफिल होती हैं। तो आई होप आपको डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सेमिनार ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of rooms the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. यानी कि हमें सेम सब्जेक्ट्स के मेंबर्स को सेम रूम में ही अरेंज करना है। बताइए कितने कितने मेंबर्स आएंगे, कितने रूम्स आइए आपको, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हमारे पास जो 60 हैं मेंबर्स वो किसके हैं, वो है हमारे पास हिंदी के। तो मैं लिखता हूँ पहले, हिंदी के मेंबर्स कितने हैं, 60 हैं। और हमारे पास इंग्लिश के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास 84 हैं। और जो मैथ्स के हैं वो कितने हैं, मैथ्स के हमारे पास 108 मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। अब इनको हमें एक एक रूम में अरेंज करना है, यानी कि रूम्स में अरेंज करना है इस तरह से कि हर एक रूम में सेम सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स रहें, ओके। और हमें क्या चाहिए, हमें करना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, यानी कि जब रूम्स के नंबर मिनिमम होंगे तो कैंडिडेट्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नंबर मैक्सिमम होंगे रूम के अंदर। यानी कि हमें HCF फाइंड करना है किसका, 60, 84 एंड 108 का। तो इन तीन का हम कैसे फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये बहुत सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 60 और 84 का एक साथ कर लेंगे, जो HCF निकल के आएगा उसकी वैल्यू और 108 का एक बार फिर से अलग से HCF फाइंड कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से हमें फाइंड करना है। मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ और आपको अभी इसको समझाता हूँ यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या करना है। मिनिमम रूम्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी मैक्सिमम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। देखिए HCF ऑफ 60, 84 निकालते हैं। तो HCF फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं 60 छोटा नंबर है, 84 बड़ा नंबर है। डिवाइड करेंगे 60 1 जा 60, रिमाइंडर बचा 24 से डिवाइड करेंगे 60 को कितनी बार जाएगा, 24 से 2 टाइम्स जाएगा, 48 बचेगा, बचा आपके पास 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा तो 24 एंड रिमाइंडर इज 0, यानी कि HCF 12 आ गया। अब इन दोनों का जो HCF है 12 और जो हमारे पास तीसरा नंबर है वो क्या है, 108। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो आप देखते हैं कि 108 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 9 जा 108, रिमाइंडर 0, यानी कि 12 यहाँ पर भी आपका HCF रहा।
तो तीनों का HCF हमारे पास क्या है, 12 आया, यानी कि 12 आपको क्या चाहिए, 12 पार्टिसिपेंट्स आपके हर एक रूम में होंगे। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आपसे पूछा है। अब ये तो पार्टिसिपेंट के नंबर आए, 12 क्या है, 12 इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, 12 इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो हमें क्या करना है, हमें रूम्स फाइंड करने हैं। तो एक रूम में 12 होंगे, टोटल हमारे पास कैंडिडेट्स कितने हैं, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या आप लिखेंगे इज इक्वल टू कितना है, 60 प्लस 84 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 12। 12 से 5 टाइम्स, 12 से 7 टाइम्स, 12 से 9 टाइम्स, है ना, सम कर दीजिए, 9 7 जा 16, 5 जा 21 rooms will be required to arrange the participants for the seminar। तो ये हमारे पास 21 रूम्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आप ये मत सोचिए मैंने अलग अलग यहाँ पे सम था, अलग अलग इसको कैंसिल आउट कैसे कर दिया। आप जब सम करके भी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलने वाला है, क्योंकि जो हर एक नंबर यहाँ पे ये डिविजिबल है 7 से, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज find the HCF of 81, 237 and express it as a linear combination of 81 and 237। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आप देखिए, इसको मैं इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि मुझे ज़रूरत पड़े ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको उस तरह से कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बच्चों हम इसको क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम इसमें यूज़ करेंगे और HCF इसका फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट। ओके, तो मेरे पास 81 छोटा नंबर है और मेरे पास जो 237 है वो बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से। तो आपको पता है 8 3 जा 24 बड़ा नंबर हो गया, 2 टाइम्स डिवाइड होगा सिर्फ 2 से आप करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 8 2 जा 16, 162 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 बचा, 13 माइनस 6 7 बचा, 75 आपके पास बचा। और दूसरा नंबर यहाँ पे हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं बचने वाला है इसके अलावा। और डिवाइड करेंगे 81 को, तो 75 से 1 टाइम्स हो गया आपका डिवाइड, रिमाइंडर बचा आपके पास 6, रिमाइंडर बचा 6 हमारे पास। तो 6 से डिवाइड करेंगे 75 को, 12 टाइम्स आपका डिवाइड हो जाएगा, 72 मिला आपको यहाँ पर, बचा 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। देखिए हम लिख पाएंगे इसको 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस 75, ये लिखा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6, ये हमें मिला। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3 एंड लास्ट स्टेप इज 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। ये हमारे पास आ गया किससे, ये हमारे पास जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसको यूज़ करके हमने यहाँ पर इसको एक्सप्रेस कर दिया इस तरह से। हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास HCF आ गया। अब इसने कहा है फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237, यानी कि हमें 3 को एक्सप्रेस करना है लीनियर। लीनियर क्या होता है, एक वेरिएबल होगा उसकी पावर कुछ और होगी यहाँ पे। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास 237x प्लस 81y, क्योंकि हमें 237 और 81 की टर्म्स में लिखना था, तो 237x प्लस 81y में ऐसे लिख सकता हूं इसको, HCF को मैंने लिख दिया ऐसा यहाँ पे। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और वो कैसे करेंगे वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए बहुत जल्दी कैसे हमें करना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं इन सभी को मैं एक एक इक्वेशन का नाम देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको लास्ट को इक्वेशन नंबर 4। आप इसको ऊपर से भी इक्वेशंस के नाम दे सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो 3 जो है हमारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो 3 है हमारे पास उसको हम क्या लिख सकते हैं, मेरे पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3, ये मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लास्ट स्टेप से अगर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। यहाँ से 3 की वैल्यू निकालते हैं, ये मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12, लिख दिया मैंने इसको।
यहाँ पर लिखा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए इसके ऊपर वाले स्टेप में हमारे पास 6 की वैल्यू अवेलेबल है, तो 6 की वैल्यू को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, 81 माइनस 75 से, क्योंकि 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 है। आप देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 3 है वो कहती है 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6, तो 6 की वैल्यू क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू 81 माइनस 75 लिख सकता हूं। इस वैल्यू को मैं यहां पर यूज करूंगा, तो वापस देखिए इस इक्वेशन पे आते हैं, तो 3 जो है हमारे पास क्या है, 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 की वैल्यू क्या है, ये है 81 माइनस 75, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और साथ में क्या है मल्टीप्लिकेशन में 12, तो मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दी। अब 75 यहाँ पे भी है, 75 यहाँ पे भी है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 81 इंटू 12 प्लस 75 इंटू 12, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये एक 75 है और ये 75 कितना है, 1275 है, ये अकेला 75, ये 1275, टोटल कितने हो गए, 1375 हो गए ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इज इक्वल टू 1375 और माइनस 81 इंटू 12, ये मुझे मिला। अब आप देखिए ध्यान से, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है वहां पर हमारे पास 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, यहां से हम 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या मिलेगी, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो 3 इज इक्वल टू 13 इंटू 75 माइनस 81 की वैल्यू, यहाँ 75 क्या होगा देखो, एक सेकेंड इसको रिप्लेस करना है हमें, तो 13 इंटू 75 इज इक्वल टू कितना है, 237 माइनस 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 एंड जो बचा हुआ है वो है माइनस 81 इंटू 12। तो मैं इस जगह को थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि हम इसको पूरा यूटिलाइज कर चुके हैं, HCF हमें 3 मिल चुका है और हम इस 3 की वैल्यू 81 और 237 की टर्म्स में लिखने जा रहे हैं। तो 3 जो हमारे पास देखिए क्या है, 3 इज इक्वल टू 13 इंटू 237, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ एंड माइनस 13 इंटू 2 हो जाएगा 26, तो 26 इंटू 81 और 237 को हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें इसी की टर्म्स में अरेंज करना है, ठीक है, माइनस 81 इंटू 12। तो अब देखिए ये 81 जो है 12 हैं, ये 81 26 हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आपके पास कितने 81 हो गए, आपके पास हो गए 38 21, कितने हो गए, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 13 इंटू 237 माइनस 12 एंड 26 कितने हो गए, ये 38 इंटू 81। तो अब आप ध्यान से देखिए जरा, 3 इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं 237 इंटू 13, आगे पीछे कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस 81 इंटू 38। अब कंपेयर कीजिए 237 237, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 13 हो गई, 81 81, y की वैल्यू 38 लेकिन माइनस के साथ, तो आप प्लस कर दीजिए यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 38, और जो 3 है यानी कि जो HCF था इसको हमने एज अ लीनियर एक्सप्रेशन लिख दिया किसकी टर्म्स में, 81 एंड 237। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। आप ध्यान से एक बार देखिए हमने कंक्लूजन में क्या किया इसके में, हमने यहाँ पर जो हमारा HCF था हर एक स्टेप में, जो हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेप था वहां से हमने रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करना शुरू किया, ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए और रिप्लेस करते गए और हमें आंसर यहाँ पर मिल गया जो हमें रिक्वायर्ड था। आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूं बच्चों इसमें जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसको मैं आपको रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं किस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने जो एक ही चीज़ पढ़ी है, यूक्लिड्स फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, व्हाट वी हैव a इज इक्वल टू bq प्लस r, ये हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने कहा, हमने मान लिया। अब इसके बाद कहा है इसमें देखिए नंबर्स कैसे हैं, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इस तरह के नंबर्स हैं। तो अगर मैं यहां पर b की वैल्यू 6 रख दूं तो क्या नंबर्स ऐसे ही नहीं दिखेंगे, सारे ऐसे दिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पुट करता हूं, पुट b इज इक्वल टू 6, मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा था उसी से हिंट ली और मैंने पुट किया, तो पुट b इज इक्वल टू 6 हमें नंबर क्या मिलेगा, देखो a इज इक्वल टू 6q प्लस r।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है बच्चों, कि जब हमने b की वैल्यू 6 पुट की है, b क्या है, b आपका डिवाइजर है, तो जब डिवाइजर आपका 6 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है, रिमाइंडर 4 हो सकता है, रिमाइंडर 5 हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर 6 नहीं, क्योंकि रिमाइंडर जो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो हमारे पास r की टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमारे पास बन रही है। तो मैं इसके बच्चों 6 केस बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। केस 1 यहां पर, केस 2 यहां पर बनेगा, केस 3 यहां बनेगा, केस 4 यहां बनाते हैं, केस 5 यहां, और केस 6 हमारे पास सबसे लास्ट में रहेगा, केस 6 हमारे पास सबसे लास्ट में रहेगा। अब यहां पर हम वन बाय वन इन केसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जब r की वैल्यू 0 होगी, जब r की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट कर दो, a मिलेगा क्या आपको, a मिलेगा आपको 6q, ठीक है। जब r की वैल्यू 1 होगी, देखो क्या मिलेगा, a इज मिलेगा आपको 6q प्लस 1। जब r की वैल्यू 2 होगी, a आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। जब r की वैल्यू 3 होगी, a विल बी 6q प्लस 3। जब r की वैल्यू 4 होगी तो a विल बी इक्वल टू 6q प्लस 4। एंड जब r की वैल्यू 5 होगी तो a विल बी 6q प्लस 5। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, सारी चीज़ें आपके सामने। जब 0 रखोगे तो 6q प्लस 0 यानी कि 6q, जब 1 पुट करोगे 6q प्लस 1, 2 पुट करोगे 6q प्लस 2। इसी तरह से हमने सारे केस यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब देखिए आपसे कहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो हमें ऑड इंटीजर्स की बात करनी है। ये 6q जो है बच्चों ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3q, और जब किसी नंबर के साथ 2 का मल्टीपल आ जाए, नंबर कैसा होता है, नंबर इवन होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो 6q है ये इवन नंबर है, 6q से एक बड़ा नंबर कैसा होगा, ऑड नंबर होगा, सबको पता है। दो, अब यहां पे देखो फिर से a इज इक्वल टू, मैं 2 कॉमन ले सकता हूं यहां से, ये क्या बन जाएगा 3q प्लस 1। तो ये कोई नंबर है, इसके बाहर क्या है 2 का मल्टीपल है, नंबर कैसा हो गया, इवन हो गया। अब इससे एक बड़ा नंबर देखो 6q प्लस 2 क्या है, इवन है, तो 6q प्लस 3 क्या होगा, ये नंबर आपका ऑड होगा। इसी तरह से ये नंबर आपका इवन होगा और ये नंबर आपका ऑड होगा। तो हमसे कहा था कि ऑड नंबर जो है वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं, 6q प्लस 1 हमने शो कर दिया, 6q प्लस 3 हमने शो कर दिया, 6q प्लस 5 हमने शो कर दिया। तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमने यूज किया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ से हिंट मिली 6 है, तो हमने 6 पुट की और वन बाय वन हमने सारे केसेस के यहाँ पे डिस्कस कर लिए और हमें आंसर मिल गया, राइट। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें बात करनी है कि एन स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 8 से डिविजिबल मतलब क्या है कि ये जो नंबर है इसमें 8 के मल्टीपल्स आ रहे होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है, ये हमें शो करना है, क्लियर है। तो बच्चों अब यहां पर मैं नंबर्स लेता हूं, हमें कैसे नंबर्स लेने, एन हमें लेना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नंबर्स लेने हैं। तो मैं यहां पे नंबर्स लेता हूं, देखिए मैं नंबर लेता हूं a इज इक्वल टू, या फिर n की बात करते हैं क्योंकि हमें यहां पे n लेना है, तो n इज इक्वल टू मैं लेता हूं 4q प्लस 1। दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, दूसरा होगा 4q प्लस 3। अब आप सोचेंगे सर आपने 4 टाइम्स क्यों लिया, तो बच्चों a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2q मिलेगा और दूसरा मिलेगा 2q प्लस 1, दो नंबर मुझे मिलेंगे। ये तो इवन है, ये आपका बचा सिर्फ ऑड, ये क्या बचा, ऑड बचा। लेकिन ये जो नंबर है आपका 2q प्लस 1, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं क्योंकि एन स्क्वायर माइनस 1 है, तो मान लीजिए एन ही था ये, तो एन स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कभी भी आपको 8 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर मैक्सिमम 4 हो सकता है, तो 8 आपको कहीं नहीं मिलने वाला है यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 1 में। एन स्क्वायर माइनस 1 में कभी भी 8 नहीं मिलेगा, नहीं कि हमारा काम नहीं बन पाएगा। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू n की वैल्यू लेता हूँ मैं 3q प्लस r लेता हूँ, तो नंबर्स क्या क्या मिलेंगे हमें, नंबर मिलेंगे 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, क्योंकि हमें रिमाइंडर 2 तक रखना है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा डिवाइजर जो है वो 3 है ना। ये हमें केस मिलेंगे। ये नंबर आपका 3q जो है ये, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि q का हमें नहीं पता नंबर कैसा है। अगर q हमें पता होता तो 3q बता सकते थे हम कि नंबर ऑड होगा या फिर इवन होगा, ठीक है।
तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते फिलहाल अभी यहाँ पर। हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4q प्लस r की बात करते हैं। जब यहाँ पर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। तो हमें नंबर्स मिले n इज इक्वल टू 4q मिला पहला नंबर, दूसरा मिला 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3 ये मिले। अब 4 आपको पता है 4 जो है इवन है, तो 4q आपका पूरा इवन हो गया। इसके आगे वाला नंबर ऑड हो गया, ये नंबर ऑड हो गया आपका, ये नंबर इवन हो गया और ये नंबर आपका फिर ऑड हो गया। तो हमें ऑड नंबर चाहिए थे, तो मैंने ऑड नंबर 4q प्लस 1 ले लिया और 4q प्लस 3 ले लिया। इस तरह से मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए, पूरा आपको एनालिसिस करके दिखा दिया है क्यों हमने यहाँ पर इस तरह से सीधा 4 ही लिया। अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो पहले केस 1 बनाते हैं। केस 1 क्या है, जब n हमारा क्या होगा, n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 होगा, तो हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करिए इसको, तो 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। बचे हुए नंबर्स में 8 कॉमन आ गया, ये बचा 2q स्क्वायर प्लस q। अब ये जो है q क्या है, q आपका इंटीजर है, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स मिल रहे हैं वो भी कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 टाइम्स m, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, जहां पे m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q, राइट। तो अब ये जो नंबर है 8 का मल्टीपल, यानी कि इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं और हमारा काम बन गया। ओके, अब बात करते हैं केस 2 की। तो सिमिलर पैटर्न पे हम केस 2 को डिस्कस करेंगे। n इज इक्वल टू 4q प्लस 3, तो आपको n स्क्वायर माइनस 1 क्या मिल जाएगा, 4q प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। ओपन करिए इसको, तो 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q माइनस 1। अब यहाँ पर 16q स्क्वायर प्लस 24q, 9 minus 1 is 8, so plus 8. Now 8 is common from all these terms, so I can write this as 2q square plus 3q प्लस 1। अब ये देखिए 8 बाहर है, बाकी अंदर एक नंबर है जिसको हम कह सकते हैं क्या है, इसको हम इसको हम p नाम दे सकते हैं। तो इज इक्वल टू 8p, वेयर p इज इक्वल टू क्या है, p 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब p भी आपका इंटीजर होगा क्योंकि q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 जो है ये भी क्या बनाएगा, एक इंटीजर बनाएगा, तो q इंटीजर था। तो 8p जो है बना आपको क्या बना, ये 8 का मल्टीपल है, इस केस में भी 8 का मल्टीपल है, यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा 8 से डिविजिबल होगा जब कभी भी n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 टाइप का होगा। तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता दोबारा आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ओके, हम इसकी बात कर रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कैसा होने वाला है, वो इवन होने वाला है। कंडीशन दूसरी क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 4। तो हमें 4 से डिविजिबल नहीं दिखाना है इसको। ओके, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। तो हमें लेना है एक्स वाई, कैसे लेना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमें इसको 2 से डिविजिबल दिखाना है। इवन होने का मतलब क्या है, डिविजिबल बाई 2। इवन होने का मतलब क्या है कि नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, और जब 2 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि आप उसको 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाना है। तो हम अब की बार यहां पर हमें ऑड नंबर्स लेने हैं, तो मैं x ले सकता हूं, देखिए 2m प्लस 1 ऑड होगा, y में ले सकता हूं 2n प्लस 1। नंबर थोड़े थोड़े चेंज कर दिए हमने, 2m ले लिया 2n ले लिया, क्योंकि हमें 2 से डिविजिबल दिखाना है बट नॉट बाई 4। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये रीजन है, ध्यान रखना इस चीज का बच्चों। तो अब केस 1 बनाते हैं। पहले केस 1 एक ही केस बनेगा, इसमें केस 1 की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक ही हमारा नंबर है x और y, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। एन यहाँ पर हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, और यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। अब ये 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर 4m 4n, इनमें सब में 4 कॉमन है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस
n और बचा हुआ 1 प्लस 1 को हमने लिखा 2। अब इस पूरे में से ओवरऑल 2 आपका कॉमन है, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस 1। अब आप देख सकते हैं ये पूरे नंबर में 2 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। तो ये हमारा काम बन गया। हमारा काम जो हमें कहलवाया था, हमसे करवाया था, वो हमने पूरा यहाँ पे कर दिया। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे हर चीज़ का आपको रीज़न दे के चल रहा हूँ कि हम ऐसा लेट क्यों कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स लेट क्यों कर रहे हैं। वो क्वेश्चन की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से बी की वैल्यू लेट करनी है, राइट। चलिए आगे है नेक्स्ट हमारे पास कि प्रूव दैट 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स हैं, मान लीजिए एक नंबर है n-1, एक नंबर है n और दूसरा नंबर है n+1। ये नंबर्स हमारे पास हैं। इन तीनों में से कोई एक नंबर जो है वो क्या होगा, वो आपका डिविजिबल बाई 3 होगा, ये हमें शो करना है। तो 3 नंबर है हमारे पास। अब मान लेते हैं जो नंबर है हमारे पास वो कैसा है, वो ऐसा है कि n इज इक्वल टू BQ प्लस R, डिविजन लेमा ये कहता है हमसे। अब यहाँ पे मान लीजिए b की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें 3 से डिविजिबल दिखाना है तो b की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो n मिल जाएगा 3 टाइम्स q प्लस R, और R की वैल्यू क्या होंगी, R इज इक्वल टू 0, 1 और 2। तो n आपको मिल जाएगा 3q जब 0 होगा, 3q प्लस 1 जब r की वैल्यू 1 होगी, और 3q प्लस 2। ये 3 नंबर्स हमें मिलने वाले हैं। तो 1 बाय 1 इसका केस 1 बना लो, इसका केस 2 बना लो, इसका केस 3 बना लो, एंड आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे। जब आप पुट करेंगे n के लिए तो क्या मिलेगा आपको नंबर्स मिलेंगे। आप पुट करिए 1 बाय 1 इसमें केस में पुट करते जाइए तीनों नंबर्स को, है ना। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसको मैं। देखिए यहाँ पे नंबर्स जो है हमारे पास केस 1 बनाते हैं, तो केस 1 जब n की वैल्यू क्या होगी, जब n की वैल्यू आपकी होगी 3q, ठीक है। नंबर्स कौन से हमारे पास नंबर्स थे, पहला नंबर था n-1, तो नंबर क्या बन गया आपका, नंबर बन गया 3q-1। क्लियरली ये नंबर जो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है ना। n की बात करते हैं 3q, अब 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है। n+1 तीसरा नंबर था, तो ये आपका बन गया 3q+1। जब 3q डिविजिबल है 3 से, 3q+1 कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा केस 1 यहाँ पर हो गया। केस 2 की बात करते हैं, देखिए केस 2 किस तरह से हैंडल करना है हमें। जब n की वैल्यू क्या होगी, 3q+1 होगी, तो n-1 क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3q बचेगा, तो ये मल्टीपल है 3 का, यानी कि डिविजिबल है 3 से। n बनेगा आपका 3q+1, डिविजिबल नहीं होगा। n+1 बनेगा आपका 3q+2, जो कि डिविजिबल नहीं होगा। केस 3 की बात करें, केस 3 विल बी n इज इक्वल टू 3q+2, तो हमारे पास n-1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3q-1, n बन जाएगा आपके पास 3q+2, एंड n+1 बन जाएगा आपके पास 3q+3, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से था, 1 ऐड होगा 3 हो गया। अब इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो q+1 बन गया, और आप इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स p, और जब p कोई एक नंबर है, p की वैल्यू q+1 है, एक नंबर है, टाइम्स 3 यानी कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं इसमें केस 1 में जो ये नंबर था वो डिविजिबल था 3 से, इसमें यहाँ पर ये नंबर डिविजिबल था 3 से, और इस केस में तीसरा नंबर जो डिविजिबल है 3 से, यानी कि तीनों नंबर्स में से कोई ना कोई एक नंबर हर बार डिविजिबल आ रहा है 3 से। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप देख सकते हैं तीनों केस में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा जरूर निकल के आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसका मैं लास्ट क्वेश्चन रखता हूं इसको बच्चों। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव इंटीजर n व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स 7 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 39-1 इज डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क देता हूं, आप इसको होमवर्क समझ लीजिए, या फिर आप इसको मुझे वीडियो में कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं, और मैं चेक करूंगा और आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, तो इन चारों में से आपको ऑप्शंस बताना है कौन सा करेक्ट होगा, सॉल्व करना है, बताना है। और बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो, आपने कुछ सीखा है,
तो इस चैनल को मैथोलॉजिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो इस तरह से आपके लिए बना के लेके आ पाऊँ। और मैं इस सीरीज़ को अभी आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्लास 10th प्लस NTSE, और मैं चाहता हूँ इस टॉपिक पे, इस पूरे सब्जेक्ट मैथ्स पे आपके लिए वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोग इस चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि कोविड के चलते आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन्स भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको इस चीज़ें हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।